हेलो आप लोगों को। आपने बनाना शुरू किया। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि मार्क्स बहुत कम है। मैं इतना ही बोल रहा हूं कि आप ध्यान दो कि जिस चीज के चलते आपका मार्क्स कम है वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। और अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीज है ना जो आपको पेशेंस के साथ उसको कल्टीवेट करना पड़ता है, वो धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है पेशेंस के साथ। आपके जो कंप्रीहेंशन दिए हुए, जो क्लोजेस्ट हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट है, उसमें आंसर के पीछे मत भागो। उन सेंटेंसेज को समझने की कोशिश करो अच्छे से। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि देखो कंपटीशन है जिसमें लाखों लड़के बैठ रहे हैं, कुछ हजार का सिलेक्शन होना है, तो कमजोरी के साथ तो रिजल्ट नहीं दिया जा सकता ना। आप जरा सोचो कि अगर आप वीक हो किसी पार्ट में तो आप रिजल्ट के बारे में सोच कैसे रहे हो? क्या आपने किसी कमजोर लड़के का रिजल्ट आते हुए देखा है? और नहीं तो अपने बारे में भी मत सोचो। वैसे वर्कआउट करो, रिजल्ट आज न कल आएगा ही आएगा। बात इतनी ही बनती है कि आप अपने रास्ते पे कैसे चल रहे हो। चलिए हम लोग 13 नंबर के एनालिसिस को करते हैं और आप आंसर्स मैच कर लीजिए प्लीज। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो एंड देन जब आपका हो जाए तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको देखो। चलो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आज के क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड के थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे लेवल पे थे। चलिए इनकरेक्टली अगर वर्ड को देखना है तो हैंडीकैप्ड का स्पेलिंग में गड़बड़ी है, डबल पी होता है, हैंडीकैप्ड होता है। ज्यादा ये बड़ा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आप अगर ध्यान दो तो इसमें स्टार्टिंग वाले पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप जरा देखिए कि यहां पे लगा हुआ है द रॉक हियर, यहां का चट्टान, तो पहले कहीं किसी ना किसी जगह की बात तो होगी। और आप देखिए कि आपको सी और ए में से एक चुनना था। सी और ए में से दो जगह पे ए दिया हुआ, दो जगह पे सी दिया हुआ है, और यहां की बात किया। तो एक बार ए को पढ़ के देखो, क्या पता किसी जगह को जगह का रेफरेंस दे रहा हो। क्लूज टू द आंसर लाइज एट योर फीट स्कैटर्ड अमॉन्ग द रबल। अगर आप क्लू देखना चाहते हो तो आपके पैरों के नीचे जो रबल, जो मलबा पड़ा हुआ है, उसमें उसका आंसर छिपा हुआ है। और अब वो जो पैर के नीचे है उस जगह की चर्चा कर रहा है, तो आपका ए तुम्हारा पहला होगा ही होगा। और तुम ध्यान दो कि बी और डी आपस में साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ फ्यू इंचेज के थे और कुछ बहुत बड़े बड़े थे। तो बी और डी एक्चुअली दोनों में है, लेकिन ए और सी को क्या बिखरा सकते हैं? और ये कौन से बड़े बड़े थे और छोटे छोटे थे? आप जरा देखो, द रॉक हियर इज अ क्रम्बलिंग इजी स्प्लिट सैंडस्टोन एंड इन इट लाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ क्वाइल्ड शेल्स। ये जो थे ना, उनका साइज बता रहा है, कुछ बड़े छोटे। तो ए के बाद तुमको सी रखना पड़ेगा, और ए के बाद सी रखना पड़ेगा, तो तुम्हारा आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल पे था। तुम्हारा 3rd नंबर का तो आंसर बी है, उसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव कीजिए। प्रैग्मेटिक का आपसे सिनोनिम पूछा है, प्रैग्मेटिक का सिनोनिम। और प्रैग्मेटिक मतलब होता है जो किसी चीज को प्रैक्टिकली देखे, व्यवहारिक रूप से देखे, सैद्धांतिक तौर पे ना ध्यान रहे उस पर, सैद्धांतिक तौर पे नहीं। एंड दैट इज प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल ही होता है। नेक्स्ट, डार्कन का उल्टा तो ब्राइटन होगा ही होगा। तुम्हारा बहुत ऐसा फेयर एंड स्क्वायर, बहुत एक लगातार पूछा हुआ इडियम फ्रेज है, ऑनेस्ट। तुम्हारे 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर डी होगा, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है
तो जब चेंज होगा तो ही के बाद ही आपको हैड बीन को रखना पड़ेगा. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए. अ साउंड बॉडी इज द मोस्ट डैश खजाना ट्रेजर अ मैन कैन चेरिश. मनुष्य जिस खजाने को अपना सकता है, जिस खजाने को वो चाहता है, कैसा खजाना? तो स्प्लेंडिड है ना. ड्यूरेबल खजाना नहीं होता. अलार्मिंग का मतलब निगेटिव ही होता है, और मैनिफेस्ट का मतलब अस्पष्ट होता है. शानदार, स्प्लेंडिड. सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार ट्रेजर को देखते हुए आराम से आंसर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. तो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन में कोई आंसर का लफड़ा नहीं है. आंसर इज बी. एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड ऑफ. कोई ऐसा अचीवमेंट जिसके बारे में आप उपलब्धि जिसपे हम गर्व करते हो, और दैट इज अ फेदर इन द कैप. व्हाइट एलिफेंट, कोई ऐसी चीज जो खर्चे का घर हो. बिग फिश, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, पावरफुल पर्सन. एंड अ शॉट इन द डार्क, गेस, अनुमान. नेक्स्ट, आईसी रिसेप्शन. हमने जो गेस्ट को रिसीव किया वो आईसी था, ठंडा था, जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, और उसका एंटोनिम देना है तो वार्म ही जाएगा ना. एकदम वार्म वेलकम होता है, वही रिसेप्शन वाला. क्वेश्चन नंबर 12. बाकी के क्वेश्चन में ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था. आंसर बी. आई शैल रिपोर्ट द मैटर. अब उसने कहा नहीं, वार्निंग दिया. थ्रेटेंड अगर वाला वर्ड भी जा सकता था, क्वेश्चन भी जा सकता था, लेकिन यहां पे अबाउट रिपोर्टिंग, टू रिपोर्ट, जबकि यहां पे पूरा सेंटेंस दिया हुआ दैट लगा के बनेगा. सो अशोका मौर्यन थ्रोन पे आए, वो स्थापित हुए. असेंड द थ्रोन का मतलब पद पे आना, क्योंकि डिसेंड मतलब उतरना, सीज मतलब रुक जाना. अटैक, थ्रोन को अटैक नहीं किया जा सकता है. तुम्हारा डिफर का स्पेलिंग गड़बड़ है, डबल एफ होता है डिफर. इस क्वेश्चन में देखिए, तुम्हारे S4 के बाद का 2 सेंटेंस है. बट मोस्ट ऑफ इट, अधिकतर बारिश, पोर्स डाउन इन अ मेयर 100 आवर्स. अधिकतर बारिश 100 घंटे में भी हो जाती है. एंड द रिमेनिंग इतना आवर कोई बारिश नहीं होती. प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होता है. अगर रेन को कॉट और स्टोर नहीं किया जाए, अगर बारिश के पानी को स्टोर नहीं किया जाए, तो इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा. तो ये S4 के बाद तुम्हारा Q और R आ रहा है. अब जरा देखो कि दे सेड, तो ये कौन? वो तो ब्रिटिश है ना. When the British came, तो S पहले आएगा और P उसके बाद आएगा. सो S और P तुम्हारा यहां जाना है, यहां पे S जाएगा, यहां पे P जाएगा. इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है. जब अंग्रेज भारत आए तो वो यहां के अमाउंट ऑफ रेन को देख के बहुत प्रभावित हुए, आश्चर्यचकित हुए, और तब उन्होंने फ्रेज दिया कि यहां पे कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार बारिश होती है. आगे तुम इस सेंटेंस में देखो, ये सेंटेंस को, इसमें इट था. इन 1981 इट हैड मेड अ क्लोज पास बाय टाइटन. टाइटन के बगल से वो गुजरा, जो कि सैटर्न का मून है. अब ये इट या तो वॉयजर होगा, नहीं तो वॉयजर 1 होगा, और इसका सिस्टरशिप, तो वो तो वॉयजर 1 का सिस्टरशिप ना, तो ए पहले आएगा और डी बाद में जाएगा. जबकि यहां पे डी पहले ए बाद में, यहां भी डी पहले ए बाद में. ठीक है. अब इन दोनों में से एक चुनना है. आप ध्यान दीजिए कि 16 में उन दोनों में से कोई एक चुनना था. अब आपका ए के बाद उसने ये किया. आप ध्यान देना
कि उसके सिस्टर शिप को यूरेनस और नेपच्यून के तरफ ले जाया गया था। तो इसका मतलब यह है कि, और ये जो था वॉयेजर 1 वो सैटर्न के पास था, सैटर्न के बगल से गुजर रहा था। तो तुम्हारा ए के बाद तो बी डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये इट वॉयेजर 1 का है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का ध्यान दीजिए कि ए के बाद बी डालना पड़ेगा इट के चलते। 17 नंबर क्वेश्चन, जो दूसरों की बातों को छुप के सुनता है, तो वो तो उसके लिए वर्ड है इप्स ड्रॉपर। इमिसरी कहीं किसी देश का राजदूत, ये दोनों जासूस होते हैं। यहां पे आपका चूंकि पार्टिसिपल लगा हुआ है, तो पार्टिसिपल जब लगता है और वो मिसमैच्ड होता है तो उसके पहले उसका सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, बिंगर एनी डे को बताना पड़ेगा इट बिंगर एनी डे, क्योंकि बिंग का सब्जेक्ट तो इट होगा, पार्टिसिपल मिसमैच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बनाने में मेरे को लगता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन आया होगा, बट अगर आप इसको देखो कौन सा आंसर चुने, कैसे बनाएं, आप जरा देखो कि क्लियर इट अप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिर्फ एक जगह है, बाकी 3 जगह पे अप को गायब कर दिया है। और अगर ये देखा जाए तो आंसर बस ए बनेगा और कोई होना भी नहीं है। आपने अगर देखा होगा तो ही शुड क्लियर इट, ऐसा कुछ। अगर सजेस्ट या आदि लगा हुआ है तो उसके बाद शुड प्लस V1 या सीधा V1, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही भी हो तो V1 ही, इसको सब्जंक्टिव कहते हैं। और ये सब्जंक्टिव का वीडियो आपको मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में आपको मिलेगा, सब्जंक्टिव का। मैं ग्रामर का ये पोर्शन आपको डील करके बताऊंगा। आगे देखो, केपेबल के साथ ऑफ लगता है, एबल के साथ टू V1 लगता है, केपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, और प्रीपोजिशन के बाद तुम्हारा वर्ब आईएनजी फॉर्म में। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग, ही इज एबल टू डू, तो या तो केपेबल को एबल कर दो और नहीं तो ऑफ लगा के डूइंग कर दो। नेक्स्ट आपका पास ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग था। तुम्हारा 21 नंबर क्वेश्चन सीरियसली अच्छा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन था, और ये क्लू से कम अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा बन रहा है। तुम जब पहले सेंटेंस को पढ़ोगे, द प्रोसेस कंटिन्यूड, ये प्रोसेस जारी रहा। कौन सा प्रोसेस? क्या किसी सेंटेंस में प्रोसेस दिया हुआ है? अगर नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तिब्बत बिफोर द कोलिजन ऑफ द कंटिनेंट्स, तिब्बत कंटिनेंट्स के टकराने के, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के पहले, हैड बीन अ वेल वाटर्ड प्लेन, वहां पानी की बहुत आयत थी तिब्बत में। ठीक है, इट वॉज, अब आप जरा सी और डी को देखो, ऑन द साइट ऑफ द एंशियंट सी, जहां पे पुराने जमाने में समुद्र हुआ करता था, अब वहां बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। यहां देखिए, इट वॉज नॉट ओनली पुश्ड अपवर्ड बट ग्रेजुअली डिप्राइव्ड ऑफ इट्स रेनफॉल। अब तुम्हारा बी के साथ डी, उस वहां की बारिश भी खत्म हो गई, ऊपर वो चढ़ा और उसकी बारिश भी समाप्त हो गई। तो तुम्हारा बी के साथ डी और डी के बाद सी। अब बी डी सी यहां भी है, ए अंतिम में, ठीक है, और यहां बी डी सी है, ए शुरू में। ये ऑप्शन के चलते और मुश्किल हो गया है। अब ए को तुम अंतिम डालोगे या शुरू में डालोगे, जरा आप ध्यान देना कि क्या ये वाला प्रोसेस हम अंतिम में रखें फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स,
या हम इसको पहले लिखें और तब हम इसको रखें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ए को पहले रखना होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये किसी कंप्लीट पैसेज नहीं है, ये किसी पैसेज का पार्ट था और जो प्रोसेस था वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता चला, क्योंकि ये अब उसके टकराने के बाद की स्थिति क्या है वो यहां डाला हुआ है। ये पहाड़ का अब वहां पहाड़ है, स्थिति है कि देयर नाउ स्टूड, अब वो है, तो फिर प्रोसेस कंटिन्यू क्या कर रहा है, तब तो फिर पहाड़ अभी भी बन रहे होंगे और वो नई कंडीशन है। सो तुम्हारा ए पहले डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक चीज देखो, इट्स एनाटॉमी, उसके फिजिकल पार्ट का एनाटॉमी वी सेल्डम एग्जामिन। और देखो, वन एलिमेंट बट वॉज मिसिंग, हाउएवर मीन्स बट होता है, बट वन एलिमेंट वॉज मिसिंग एंड वी नॉट, सेल्डम का मतलब नॉट ही होता है, एग्जामिन द बेसिक कैरेक्टर्स। तो डी और सी तो तुम्हारा साथ में आ ही रहा है। एक चीज मिस कर रहा था, और मिस ये कर रहा था कि हम लोगों ने उसके एनाटॉमी को एनालाइज नहीं किया, और दूसरा कि इट्स के चलते लिजर्ड ही आएगा, क्योंकि और तो कोई वर्ड है ही नहीं जो जिसके लिए हम इट लगा सके। तो तुम्हारा ए और उसके बाद डी और उसके बाद सी का तुम्हारा पूरा ग्रुप बन रहा है, और ए डी और सी सिर्फ यहां है। लिजार्ड के चलते इट्स और मिसिंग के चलते बट वन एलिमेंट वाज मिसिंग। हम लोगों ने जो फिल्म बनाया उसमें बहुत सारे जानवरों की चर्चा थी, और हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ, तो पहला सेंटेंस हो नहीं सकता, तो तुम्हारा बी को पहला लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द फॉक्स सक्सीडेड इन डैश द हंटर्स, वो उनसे बच के भाग निकला, और बच के भाग निकलने के लिए इल्यूड होता है, किसी के पकड़ में नहीं आना। नेक्स्ट, सॉइल की को प्रिजर्व करेगा, सॉइल का वो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन जो होता है वो सॉइल को करेगा, फॉरेस्ट पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बहुत आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर है डी। बाई नहीं लगेगा क्योंकि सरप्राइज्ड के साथ जब पैसिव में बनता है तो एट लगता है, वर्ब होता अभी वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, तो ही वॉज सरप्राइज्ड एट। इसमें यूफेमिज्म बोलते हैं जब किसी ऑफेंसिव या हार्श वन, कोई बहुत कठोर बात बोलनी हो, उसके लिए आप इनडायरेक्ट या एक नम्र तरीके से उस बात को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। ट्रूइज्म मतलब सच्ची कोई बात, फेवरेटिज्म एल्ट्रुइज्म परोपकार होता है। 27 नंबर पे नजर डालिए। 27 नंबर में तुम्हारा पहला सेंटेंस ही तुमको डिसाइड करना है, और तुम्हारे को पहले सेंटेंस में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस बहुत क्लियर है, वो होगा ए। क्योंकि तुम देखो, द ग्रेट इंक्रीज ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड इन द नंबर ऑफ साइंटिस्ट, वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। साइंटिस्ट की संख्या में पिछले दशक में जो कि एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनकी संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब वो क्या क्या करते हैं, दीज रिसर्चर्स दे, ये फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं सकते, ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप ऑफ लार्ज एनिमल इज नाउ बीइंग स्टडीड, तो तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस तो तुम्हारा बी ही जाएगा, और बी को चुनते ही तुम्हारा आंसर निकल जा रहा है। जब हम उसके यहां गए तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वो ब्रेकफास्ट कर चुका था या ब्रेकफास्ट कर रहा था। ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट या ही हैड हिज ब्रेकफास्ट। यहां हैड का मतलब ईटन का है, यहां हैड है
he had eaten his breakfast. दो चीज हो सकता है, जब हम उसके यहां पहुंचे तो वो या तो ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, नहीं तो कर चुका होगा। आप देखिए, सो ये हैड, आप इस हैड से परेशान मत होगा, he had eaten हो जाएगा। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है द डैश ऑफ लेबर, महीनों का जो मेहनत होता है, आपके लिए सालों का मेहनत होता है, इन जस्ट 3 आवर्स इन आवर एग्जामिनेशन सिस्टम, उसको कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी है, 3 घंटे में जांचा जाता है कि तुमने जो सालों मेहनत की है। प्रोलिफरेशन, किसी चीज की संख्या का बढ़ना। इवेल्युएशन ऑफ लेबर ऑफ मंथ्स इज टेस्टेड। इवेल्युएशन इज टेस्टेड? नो। इवेल्युएशन का खुद मतलब होता है टेस्ट करना, और ड्यूरेबिलिटी तो जाएगा नहीं, वो तो टिकाऊपन होगा। दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली डैश एंड शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, और ये दिखाता है कि हमको एजुकेशन के बारे में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आर्गुमेंट गलत है। इनक्रेडिबल और अमेजिंग का मतलब तो शानदार होता है। इनएडेक्वेट मात्रा बताने के लिए इस्तेमाल किया था, पर्याप्त नहीं है। तो भले ही तुम स्पूरियस नहीं जानते हो, तभी तुम्हारा आंसर तो वही आएगा, इलिमिनेशन करके। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता है फिलर में, तो आप बाकी के तीन को देखिए ना, एलिमिनेट कीजिए अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, क्योंकि आर्गुमेंट ये गलत है, और गलत के लिए और कोई वर्ड नहीं है। इनएडेक्वेट एक निगेटिव वर्ड था, लेकिन वो मात्रा बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट quoted फॉर प्राइवेट स्कूल 1 हैव नो रिलायबल सोर्स ऑफ डाटा, एंड जब यहां 1 लगा है तो यहां पे 2 लगेगा, एंड 2 दे डिस्काउंट 2 काइंड्स ऑफ हिडन कॉस्ट टू द फैमिली, एंड चूंकि 2 लगा हुआ है तो यहां भी 2 लगेगा, टू द नेशन। Often the cost of education in private school is dash with, अब इज के बाद मेरे को एक वर्ब डालना है और सब्जेक्ट है कॉस्ट, तो वर्ब को आपको पैसिव में बनाना पड़ेगा, उसको समानता बैठाया जाता है उससे, इज इक्वेटेड विथ। तुम्हारा ये क्लोज टेस्ट कंपैरेटिवली बहुत आसान था, तुम्हारे इस कंप्रिहेंशन में बड़ा मजेदार था। अभी जो पहला कंप्रिहेंशन है, और मैंने बताया था फर्स्ट कंप्रिहेंशन मैंने खुद बनाया है, वो कहीं किसी का पूछा हुआ नहीं है, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल को अच्छे से चेक करता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसा है। आप ध्यान दीजिए, द शार्क वॉज डेफिनेटली, और वो उसका लेंथ पूछ रहा है। अब ये लेंथ कैसे पता चलेगा, आप जरा ध्यान देना। द ग्लास काम सी, जो समुद्र था, जो एकदम शांत था, वॉज स्लाइस्ड बाय अ स्टिल ग्रे डोर्जल फिन। फिन का मतलब होता है वो जो मछली का जो पंख ऊपर में जो लगा होता है ना आगे में, वो पहले जो शार्क का पहले वो पंख दिखाई पड़ता है, जिससे वो पता चला कि वो शार्क है। अबाउट 2 मीटर्स बिहाइंड इट, उस आगे वाले के कम से कम 2 मीटर पीछे, मतलब शार्क कम से कम 2 मीटर तो लंबी थी। द ब्लेड ऑफ अ क्रेसेंट टेल, उसके पूंछ का ब्लेड दिखाई पड़ रहा था, उसके पंख और उधर पे पूंछ का ब्लेड, तो 2 मीटर का तो तुम्हारा फासला हो ही गया ना। तो आप देखो 3 मीटर नहीं बोल सकते, बिटवीन 2 to 3 मीटर, 2 मीटर से ज्यादा लंबी थी, कितनी थी अब आइडिया नहीं है। विच बिहेवियर ऑफ शार्क इज नॉट डिसर्नेबल थ्रू द पैसेज, कौन सा बिहेवियर शार्क का पैसेज में नहीं तुम दे सकते हो। और आप ध्यान देना इस सेंटेंस को, सॉरी मैं आगे चला गया, इस सेंटेंस पे ध्यान दो। नो वन ब्रीथ, यहां पे आप कहानी अगर पढ़े होंगे
तो दोनों में से ये जो हार्टमैन था उसने भी और न शार्क ने, फॉर वन मोर हार्ट बीट द शार्क रिमेन सस्पेंडेड, थोड़ी देर के लिए शार्क वो पानी के ऊपर आई, देन इजीली, आसानी से, ग्रेसफुली, शालीनता से, हाफ स्लिड हाफ फेल बैकवर्ड बीनीथ द सरफेस, शालीनता से धीरे धीरे करके वो फिर पानी के भीतर चली गई। शालीनता से, ग्रेसफुली लिखा हुआ है, और अगर ग्रेसफुली लिखा हुआ है तो वो एग्रेसिव है नेचर में, ये नहीं बोला जा सकता। देखो कौन सा फीचर शार्क का हम नहीं डिसाइड कर सकते अकॉर्डिंग फ्रॉम द पैसेज, और आप उसका ध्यान दीजिएगा, यह भी आपको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा। ऑप्शन आपने चुना होगा अगर, तो यह बहुत अच्छा आपने बनाया है। आप जरा इसको देखो, द लोअर जॉ is studded with needle sharp grabbing teeth, उसके लोअर जॉ में पकड़ने वाले दांत होते हैं, निडल शार्प। और आप अगर यहां देखिए तो यहां लिखा हुआ है कि दोनों जबड़ों से वो पकड़ती है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द पैसेज अगर हम कंक्लूजन निकालें तो वो अपने निचले जबड़े से, जिसमें निडल शार्प है, उसको पकड़ती है और ऊपर से उसको दबाती होगी। एंड लास्ट वन, कौन सा इंफॉर्मेशन तुम पैसे से निकाल सकते हो, और फिर से इसमें तुम आइडिया लगा सकते हो, लेकिन ये पैसे से तुमको आराम से पता चल जाएगा कि वो शार्क के ही टुकड़े को चारा की तरह, बेट का मतलब चारा होता है, चारा की तरह इस्तेमाल कर देते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक जगह और अंडरलाइन किया है, स्लोली हार्टमैन ड्रू इन द रोप, वो जो रस्सी को उसने नीचे पानी में फेंका था उसको धीरे धीरे खींचा। इट्स एंड वाज, उस रस्सी का जो अंतिम सिरा था, नॉटेड थ्रू, बंधा हुआ था, a skull and entrails of a small cow shark, उस रस्सी के नीचे वाले में छोटा एक काउ शार्क का कोई प्रजाति होगी, उसके स्कल बंधे हुए थे और उसके बॉडी का भीतरी पार्ट बंधा हुआ था। मतलब वो शार्क के ही दूसरे छोटे छोटे शार्क को टुकड़े को वो बेट की तरह इस्तेमाल करते थे, शार्क को, बड़ी शार्क को पकड़ने के लिए। ये पैसेज ध्यान रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब अगला वाला पैसेज में खाली आपके समझने पे था, व्हाट डू यू मीन बाय डूइंग साइंस। और आप जरा पैसेज में देखिए तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ देम स्टॉप डूइंग साइंस व्हाइल दे मैनेज साइंस, उन्होंने साइंस को मैनेज करना शुरू किया, डूइंग करना नहीं, मतलब रिसर्च करना उन्होंने बंद कर दिया, जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। सो आपका ऑप्शन ये बोल रहा है कि उन्होंने जेन्युइन एक्यूमेन एंड परफॉर्मेंस साइंटिफिक फील्ड में दिखाना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूइंग साइंस एंड मैनेजिंग साइंस का मतलब क्या है? एनालोगस का मतलब सिमिलर, एंड दैट इज डूइंग साइंस मतलब हम ओरिजिनल रिसर्च कर रहे हैं, और मैनेजिंग साइंस हम दूसरे का, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ था ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज से इन्वेंशंस को लेके अपने यहां एडॉप्ट कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं वो। Which of the following is correct assessment of India's post-independence nuclear and scientific advancement? इंडिया का जो साइंटिफिक न्यूक्लियर और साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसका सबसे अच्छा असेसमेंट क्या दिया हुआ है? और आप जरा ध्यान दो पैसेज में, बट इन वर्थ एंड ओरिजिनलिटी दे आर ऑर्डिनरी एंड रूटीन, एकदम साधारण हैं, ऑर्डिनरी हैं,
रूटीन मतलब साधारण। और आप जरा सी ना, एंड 4 नंबर, ऑथर किस बात को लेके एकदम पूरी तरह से कन्विंस्ड है, और वो कन्विंस्ड है डी को लेके। आप जरा देखिएगा, वन वे, वन सटल वे, एक तरीका है, सूक्ष्म तरीका ऑफ सैबोटेजिंग आवर न्यूक्लियर गोल्स। अगर हमारे न्यूक्लियर जो लक्ष्य हैं उसको अगर बर्बाद करना हो तो एक बड़ा अच्छा तरीका है इज टू हेल्प हॉलो, खोखले पर्सन्स को पहुंचा दें और मतलब उनको ऊंचे पद पे बैठा दें। और वही चीज आपके ऑप्शन नंबर, जो खोखले लोग हैं जिनके पास डिजायर्ड क्वालिटी नहीं है उनको ऊंचे पद पे बैठा दिया जाए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 सिनोनिम एंटोनिम दिया हुआ था, और आप ध्यान दो पहला वाला क्वेश्चन में केयर का सिनोनिम। अब आप अगर उसको जज करते हो, देयर लाइफ इज सो फुल ऑफ केयर, उनकी जिंदगी चिंताओं से इतनी भरी हुई है दैट दे हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। नेचर के ब्यूटी को देखने का रुक के उनके पास कोई टाइम नहीं होता। केयर का 2 मीनिंग होता है, एक देखभाल होता है और एक चिंता होता है। और उसी केयर का मैंने यहां पे, और स्टैंड एंड स्टेयर आपका जो लिखा हुआ है, रुक के जरा देखना नेचर की ब्यूटी को। पैसेज का तो थीम ही था ना, नेचर की ब्यूटी। नेक्स्ट अनफोल्ड का मतलब, आप जरा देखो, एवरीथिंग इन नेचर इज स्प्लेंडेड एंड डिवाइन। नेचर में हर चीज बहुत शानदार है। एवरी डे एंड एवरी सीजन ऑफ द ईयर हैज अ पिक्यूलियर ब्यूटी टू अनफोल्ड। हर सीजन में ब्यूटी होती है टू अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। उसका ऑपोजिट चाहिए तो वो तो छुपाने वाला ही ना। परपेचुएट का मतलब होता है जारी रखना। देखने में हर सीजन की अपनी ब्यूटी होती है, उसका छुपाने वाला मीनिंग। एंड लिस्टलेस का मतलब देयर इज नो अदर बाम, कोई बाम नहीं है। बाम का वही मतलब होता है दर्द का निवारण। टू सूद आवर टायर्ड सोल, हमारे आत्मा को जो थका हुआ है उसको शांत करना, और हमारे ऐसे माइंड को शांत करने के लिए और कोई बाम नहीं है। और आपका लिस्टलेस का अपोजिट, माइंड थका हुआ वाले का उल्टा, प्रोग्रेसिव माइंड का। प्रोग्रेस से तो कोई मतलब नहीं है। सो आपका लास्ट पैसेज का चारों वर्ड अच्छा था। फर्स्ट वाला पैसेज बहुत अच्छा था आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। सेकंड वाले में लोकेट करके आपने कैसे बनाया था। सो बाय एंड लार्ज द पेपर वाज वेरी डिसेंट। हाउ डिड यू स्कोर? लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स कितने आपका स्कोर है। और अगर कम आ रहा है ना तो हड़बड़ाइए मत, अपने वीक एरियाज पे काम कीजिए। अगले सेट के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सर टू ऑल ऑफ यू।